एक बार आप बेटा बैठ जाओ, खड़े क्यों हो? बैठ जाओ, बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ। ये व्यवस्था में बैठ जाओ कहीं। क्यों ऐसे खड़े होते हैं तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। और क्या, हम मास्टर है ना, तो मास्टर ऐसे बच्चों को खड़े देखते हैं ना, हमारे ऐसे बींसनी होती है कि उसको कूटूं पीटूं बैठाऊं कब जाके। तो हमें क्या, कैसे खड़े खड़े बच्चे अच्छे नहीं लगते। शिक्षक को दो बच्चे अच्छे नहीं लगते, एक तो खड़ा हुआ बच्चा और एक बात करता हुआ बच्चा। शांति से बैठा रहे तो फिर क्या हमें ठीक लगता है। तो बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ। हम जल्दी बात खत्म करेंगे, बहुत अधिक टाइम नहीं लेंगे आपका। मुझे पता आप सुबह से आए हुए हैं तो भूखे हुए हो। खाना खा के बैठे? हाँ। हाँ फिर। ये भी है, खैर मैं हम काफ़ी दूर से आए हैं तो। और शिक्षकों का पीरियड भी 40 मिनट का होता है तो। मैं सर्वप्रथम माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। 1008 भगवान श्री श्री 1008 राजेश्वर जी, राजा राम जी महाराज को दंडवत प्रणाम करता हूँ। फाउंडेशन के बैनर तले राज्य स्तरीय जो ज्ञान ज्योति, भविष्य ज्ञान ज्योति राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के इस मंच पर विराजमान सभी अतिथि वृंद और कार्यक्रम के इस प्रांगण में विराजमान सभी अभिभावक, शिक्षक साथी और प्रबुद्ध वर्ग और सामने बैठे प्यारे बच्चे और युवा साथियों, मैं मेरी बात को शुरू कर रहा हूं। मैं सबसे पहले इन बच्चों से बात करूंगा, उसके बाद मैं आप सभी साथियों से बात करना चाहूंगा। देखिए, इन परीक्षाओं का क्या महत्व होता है ये थोड़ा समझना आप। 2004 की मैं एक बात बताता हूं बेटा, शांति से सुनना, क्योंकि कुछ सालों बाद आपको इन बातों का महत्व पता चलेगा, लेकिन समय जा चुका होगा तब तक। 2004 की बात करता हूं। मैं उस समय 11वीं क्लास में था, 11th क्लास थी मेरे। और मुझे पता चला कि हमारे राजपुरोहित समाज में ऐसी कोई जीके की प्रतियोगिता है। और उस प्रतियोगिता में अगर अपन फर्स्ट सेकंड थर्ड में कोई स्थान लाते हैं तो हमें वार्षिक उत्सव में सम्मानित किया जाता है। तो मैं भी गांव में था और ये सूचना जब मिली कि सभी बच्चों को चलना है, बाड़मेर हॉस्टल के अंदर परीक्षा होगी, तो इसकी सूचना जब मिली तो हमने कोशिश की पढ़े। तो जीके होता क्या ये भी पता नहीं था 11वीं क्लास में उस समय। तो हम लोग बस में चढ़ के आए, पेपर दिया, तो कुछ नंबर तो आए ही नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं था उस साल। अब देखिए प्रभाव शुरू होता है। जब अगले साल 2005 के अंदर 12वीं कक्षा शुरू हुई, उससे पहले ही हमने उस जीके की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पढ़ना शुरू कर दिया, इस उद्देश्य के साथ कि इस बार हम टॉप करेंगे। और कोई टारगेट नहीं। साल भर अखबार पढ़ा, साल भर एक जीके की एक दो किताबें लेके आए, वर्ष भर सिर्फ इसलिए पढ़ रहे थे जीके को कि राजपूत समाज की उस प्रतियोगिता में हमें पहला स्थान लाना है। और कोई मोटिवेशन, सिर्फ एक ही मोटिवेशन था कि उस परीक्षा में टॉप करना है। हम साल भर पढ़े और जब परीक्षा हुई उसके बाद में मेरा सेकंड स्थान लगा। फिर कॉलेज में आए तो वहां पे भी दो ही स्तर होते हैं सर, सौभाग्य से वहां पे भी दो ही स्तर होते हैं, स्कूल लेवल और कॉलेज का लेवल। फर्स्ट ईयर में आए तो साल भर फिर पढ़े, फिर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, लगातार 4 साल में पहले रैंक पे रहा। तो उसका देखो परिणाम क्या निकला कि इस चक्कर में हम 4 साल जीके पढ़ते रहे। सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि वो परीक्षा पास करनी है। उस समय न तो सोशल मीडिया था, न आसपास नौकरी लगे हुए लोग थे, तो मोटिवेशन का और कोई साधन नहीं था। और उसका परिणाम क्या निकला कि जैसे ग्रेजुएशन हुई मेरी 2008 के अंदर, और 2009 में मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब लग गया, भारत सरकार के अंदर मेरी नौकरी लग गई। और उसमें वही जीके पूछे गया। उस जीके के कारण
राजपुरोहित समाज की प्रतियोगिता के कारण हमने इतना कुछ पढ़ लिया, बहुत इजीली नौकरी लग गई और वहीं से हमारी यात्रा शुरू हो गई। तो मैं कई बार सामाजिक मंचों पे कहता हूं कि समाज की उस परीक्षा ने हमें बनाया है। तो इस परीक्षा को आयोजित करवाने वाले इस पूरे फाउंडेशन को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा और शुभकामनाएं दूंगा कि जो आपने यह पहल करी है, ये वास्तव में इसके परिणाम कुछ सालों बाद में आपको नजर आएंगे। इस पहल को जारी रखें और साथ में मैं जो हमारे वरिष्ठ साथी लक्ष्मी नारायण जी ने जो एक चिंता जाहिर की, मैं उसका भी समर्थन करता हूं कि थोड़ा सा और आप इसको बढ़ाइए, कंट्रीब्यूट कीजिए। और क्योंकि समय और धन देने से काम नहीं चलता, साथ में अपने बच्चों को भी अवसर भी देना पड़ता है। तो और इस पहल को और आगे बढ़ाइए, क्योंकि इसके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो ये पहल बहुत अपने आप में शानदार है। इस वजह से मैं पूरे आयोजक टीम को एक प्रकार से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आप समाज को आगे बढ़ाने के लिए बड़ा पवित्र, बड़ा श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। इससे बड़ा कुछ नहीं होता, क्योंकि समाज की पहचान हमारे से है। हम जैसे होंगे समाज वैसा ही कहलाएगा। हम गलत करेंगे तो समाज गलत कहलाएगा, हम सही करेंगे तो समाज सही कहलाएगा। तो समाज के अंदर एक व्यक्ति भी ढंग का आ जाता है तो पूरे समाज को एक प्रकार से आगे बढ़ाने का काम करता है, बशर्ते उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिलता रहे। तो मैं आप सभी को पुनः शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। मैं बच्चों को कहना चाहूँगा कि आज हम जो सम्मान दे रहे थे, प्रतिभा पुरस्कार दे रहे थे, अब आप में से आगे कितने जाके इस प्रतिभा को एक पहचान दिलाएंगे, कितने बच्चे आगे जाके प्रतिभा को एक मंच पे ले जाएंगे, कितने बच्चे अपनी प्रतिभा का अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, ये इस बात पे तय करेगा कि आप में से कितने सारे स्टूडेंट नियमित रूप से आगे पढ़ते रहेंगे। नहीं तो ये पुरस्कार कोई काम के नहीं है। आप 10वीं में 12वीं में भले ही टॉप कर लो, ये पुरस्कार जीत लो, लेकिन कॉलेज में जाके अगर आप बिगड़ गए, वहाँ जाके अगर आप गलत संगति में पड़ गए, वहाँ जाके आप किसी ऐसे ग्रुप के साथ जुड़ गए जो ग्रुप ऑलरेडी बर्बाद हो रखा है, तो ये पढ़ाइयाँ, ये प्रयास सब व्यर्थ हैं। तो मैं आप सभी बच्चों को एक बात कहूँगा कि जिस तरह से आप पढ़ रहे हैं, अगले साल का टारगेट लेके फिर इस साल की तरह ही बहुत बढ़िया और मेहनत करें और कोशिश करें कि आप टॉप आए और लगातार पढ़ते रहें। क्योंकि प्रतिभा तभी मंच पर पहुंचती है जब उसमें नियमितता होती है। अगर नियमित रूप से नहीं पढ़ोगे तो ये प्रतिभा कोई काम की नहीं है। अगर आपके सामने अगर लक्ष्मण जी बैठे हैं तो आप इनसे पूछोगे ना कि आपकी सफलता का कोई एक कारण बताइए, तो ये कहेंगे कि मैं नियमित रूप से पढ़ रहा था, भले 2 घंटे पढ़ो, भले 4 घंटे पढ़ो। कितना भी ब्रिलियंट व्यक्ति क्यों नहीं हो आप, जब तक आप नियमित रूप से अपनी स्टोरी को आगे नहीं बढ़ाओगे तब तक इस प्रतिभा का कोई महत्व नहीं है। मैंने ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं जो अपनी स्कूलिंग में, अपनी कॉलेजेस में टॉप स्टूडेंट थे, आज कहाँ हैं अता पता ही नहीं है। और मैं ऐसा विद्यार्थी था जो न तो कॉलेज में टॉप था, न स्कूल में कभी टॉप रहा। मैं हमेशा 50% वाले दायरे का विद्यार्थी रहा हूँ। लेकिन उसके बाद में जो मेरी नियमितता रही वो आज भी बनी हुई है। मैं आज भी पढ़ता हूँ, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। और मैं आपको एक बहुत स्पष्ट शब्दों में बात कहना चाहूँगा, आपका मूल्य जो है, आपकी जो वैल्यू है, वो इस बात से तय नहीं होती कि आप कितने अच्छे दिखते हैं। आपकी वैल्यू इस बात से भी तय नहीं होती कि आप कितने बड़े परिवार से आते हैं। आपकी वैल्यू इस बात से भी तय नहीं होती कि आप कितना अच्छा बोलते हैं या कितने अच्छे क्षेत्र से आते हैं। आपकी वैल्यू इस बात से भी तय नहीं होती कि आपके 10th 12th ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज है, बल्कि आपकी वैल्यू इस बात से तय होती है कि आपके पास में नॉलेज कितना है। व्यक्ति की वैल्यू ज्ञान से होती है, व्यक्ति की वैल्यू और किसी भी चीज से नहीं होती। आप अगर न्यूटन को नाम जानते हो, चाहे आप हॉब्स का नाम जानते हो, चाहे फ्रांसिस बेकन का नाम जानते हो, जितने भी लोगों के आज नाम जानते हो ना इतिहास में, वो सारे वो व्यक्ति जिनके पास में नॉलेज था। इसलिए मैं आप सभी स्टूडेंट को एक ही बात कहूंगा कि आप 11वीं 12वीं 9वीं 10वीं के बच्चे हैं, आगे पूरा आपकी उम्र शेष है, अवसर पूरे शेष पड़े हैं। हर दिन नॉलेज को बढ़ाइए,
अपने व्यक्तित्व का निखार कीजिए, और ये सिर्फ ज्ञान से आता है। तो पढ़ाई पे बल देना, तभी आप इस प्रतिभा का अच्छे से उपयोग कर पाओगे। अगर आप अध्ययन को छोड़ दोगे आगे जाके 2-3 साल बाद में, तो इस प्रतिभा का कोई उपयोग नहीं होगा। बच्चियों के संबंध में मैं अभिभावकों से जोड़ के बात करूंगा। कई बार बच्चियां बहुत ब्रिलियंट होती हैं सर, और हमारे पास कई स्टूडेंट ऐसी आती हैं जो मेरिटोरियस होती है, लेकिन कई बार उनको फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता। मैं देखता हूं कि भाई को तो अच्छी जगह से पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है, और बहन को घर के काम में उसको इतना दफन कर दिया जाता है कि उसमें प्रतिभा होने के बावजूद भी वो आगे नहीं जा पाती। पिछली बार का एक केस है, मेरे पास 12वीं के 2 बच्चे थे, भाई बहन थे दोनों। वो CUET की एग्ज़ाम हुई सेंट्रल यूनिवर्सिटी टेस्ट के लिए, तो बहन के 1000 में से तकरीबन 940 नंबर आए, और भाई के 850 के आसपास कुछ मार्क्स आए। भाई को तो भेज दिया गया दिल्ली अंदर पढ़ने के लिए, और बहन को कोटा ओपन के अंदर प्राइवेट में फॉर्म डलवा दिया। अब आप सोचिए कि बहन ज़्यादा योग्य है उस भाई से, लेकिन उसको वो मंच नहीं दिया गया जिसको वो डिजर्व करती थी, और भाई को वहाँ भेज दिया गया, शायद वो डिजर्व भी नहीं करता था। तो हम समाज की ये मानसिकता थोड़ी ठीक होनी चाहिए कि अगर बच्ची योग्य है, अच्छी पढ़ रही है, तो निश्चित तौर पे उसको आगे मंच देना चाहिए, उसको अवसर देना चाहिए। ऐसे नहीं कि उसको शादी करके निपटा दो, अपन फ्री हो जाते हैं। क्योंकि आपके हमारे सभी समाजों की आधी आबादी ये है। हम एक तरफ बात करते हैं कि हमारी एजुकेशन समाज की अच्छी होनी चाहिए, दूसरी तरफ आधी आबादी को हम यहीं रोक देते हैं। आधी आबादी तो रुक गई, पीछे रही शेष 50%। अब 50% जो भाई रहे हैं शेष, उनमें से जो कॉलेज पहुंचते हैं, उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्सपेक्टेड होते हैं कि ये नौकरी ले लेंगे, बढ़िया इंटेलिजेंट होते हैं। वो बच्चे कॉलेज में जाके कई बार गलत संगति में पड़ जाते हैं, और ये व्यापारिक कार्य जितने भी है, ये स्मगलिंग वगैरह, इनमें घुस जाते हैं। हम देखते हैं, हमारे सामने हमने कई ऐसे उदाहरण देखे हैं। 90% के बच्चे और लास्ट में पुड़ियाँ बेचते हुए पकड़े गए और जेल में बैठे हैं। वो प्रतिभा, उस बच्चे ने भी कहीं न कहीं प्रतिभा पुरस्कार लिया होगा, और आज वो बच्चे जेल में बैठे होते हैं। इसलिए कहता हूँ कि इस प्रतिभा का महत्व तभी है जब आप निरंतर पढ़ोगे। और मैं सभी अभिभावकों से ये आग्रह करूँगा कि इन बच्चियों को, जो अच्छी इंटेलिजेंट बच्ची है, जो आपको लगता है वास्तव में योग्य स्टूडेंट है, और योग्य कौन है वो आपको अपने इनके बच्चों के गुरुजन आपको बता देते हैं कि आपसे बहुत सीधा संवाद करते हैं कि साहब टाबर है, वो पढ़ाई में होशियार है, इन थोड़ा आगे पढ़ाया, तो वो टाबर नो आगे पढ़ाने की जिम्मेदारी भी अपनी हुए, अपन उसको रोक देते हैं, तो ये बड़ा पाप है। मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा इस और काम करना चाहिए। मैं अभिभावकों से एक और चीज पर भी बात करना चाहूंगा कि बच्चे आपसे 3 चीजें चाहते हैं। एक तो अवसर चाहते हैं कि उनको आप अपॉर्चुनिटी, अवसर दीजिए पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं कि BA कर ली, MA कर ली, करते कह दिया भाई 1 साल है, अब पढ़ाई छोड़ काम धंधा कर। घर पे हम समर्थ अगर है, हमारे पास में पैसे की कमी नहीं है, संसाधनों की, तो बच्चे को 3 साल 4 साल का समय दीजिए, क्योंकि आज कंपटीशन का दौर है। औसत उम्र नौकरी की 25-27 साल आ गई है। अगर आप बेल्ट की नौकरी को छोड़ दो, वर्दी की नौकरी जो जल्दी लगनी पड़ती है, बाकी किसी भी नौकरी में जाओगे तो 25-27 साल में बच्चा औसत नौकरी लगता है आज की तारीख में। हम क्या करते हैं कि ग्रेजुएशन हुई ही नहीं और उसको टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। समाज उसको टॉर्चर करना शुरू कर देता है, परिवार करना शुरू कर देता है। मैं चाहता हूं कि ऐसा ना करें, हम उस बच्चे को पूरा अवसर दें। एटलीस्ट ग्रेजुएशन के बाद 3-4 साल का फुल समय दें उसको। वो बच्चा आपसे अवसर चाहता है। कई बार दुर्भाग्य से वो पॉइंट से पीछे रह रहा होता है, और हम उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे होते हैं कि उसका हो गया, इसका हो गया, तेरा क्यों नहीं हो रहा है। हम किसी से तुलना नहीं कर सकते। बच्चों की तुलना कर करके बच्चों को हम बहुत प्रताड़ित करते हैं। मैं चाहता हूं कि उन बच्चों को आप अवसर दें, और फुल अवसर दें। उसको कहें कि भाई तेरे पास 4 साल 5 साल का समय, भरपूर पढ़ ले। अगर नहीं होता है तो उसके बाद में अपने पास दूसरा ऑप्शन है। बच्चा आपसे जो दूसरी चीज चाहता है वो चाहता है धन, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए कोई बाहर निकलेगा तो उसको कहीं किताब भी लेनी पड़ेगी, किसी रूम में भी रहना पड़ेगा, कहीं कोचिंग भी जाना पड़ सकता है, कहीं पे भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं उसके।
और मैं देखता हूं कि कई बार मेरे पास सर ऐसे ऐसे केसेस आते जब माता पिता समर्थ है पैसे देने के लिए लेकिन नहीं दे रहे हैं, छोड़ दिया जाता है कि तू जाना, थारो काम जाना है। क्यों? जब पैदा हमने किया है तो हमारी जिम्मेदारी होती है उसको पढ़ाने की भी, हम ऐसे छोड़ नहीं सकते। हालांकि सभी केसेस वैसा नहीं होता, माँ बाप घी बेच के भी पैसे देते हैं, माता पिता खुद फटे हुए कपड़े पहन के भी बच्चे की अच्छी ड्रेस की व्यवस्था करवा देते हैं, माँ बाप पैदल चलकर भी बच्चे के साइकिल या मोटरसाइकिल की व्यवस्था करवा देते हैं। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं जब माता पिता सपोर्ट नहीं भी करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप बच्चों को इकोनॉमिकली, धन के रूप में भी सपोर्ट करें। और तीसरी चीज जो बच्चा आपसे चाहता है वो चाहता है ध्यान। हम लोग क्या करते हैं, अवसर दे देते हैं, पैसे भेज देते हैं, लेकिन बच्चे पर ध्यान नहीं रखते। आपने बच्चे को बाड़मेर भेज दिया या जोधपुर भेज दिया या जयपुर भेज दिया और बिल्कुल उसको उसके भरोसे छोड़ दिया। वो बच्चा है, कभी भी गलती कर सकता है, कभी भी गलत संपर्क में जा सकता है। तो मैं सभी अभिभावकों से कहता हूं कि आपकी खेती इतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितना आपका बच्चा इंपॉर्टेंट है, आपका बिजनेस इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना आपका बच्चा महत्वपूर्ण। बच्चा बिगड़ गया तो खेती और बिजनेस दोनों को बर्बाद कर देगा। अगर संतान बिगड़ गई तो आपने पूरे जीवन में जितना इकट्ठा किया है ना, वो एक कुछ सालों में बर्बाद कर देगा वो। और अगर संतान सुधर गई तो आप मान के चलिए कि वो उससे कई गुना ज्यादा एक्स्ट्रा कलेक्ट कर लेगा। पूत सपूत तो काहे धन संचित, पूत सपूत तो काहे धन संचन। पूत अगर कपूत है तो धन संचित करने की जरूरत नहीं है, वो वैसे डुबा देगा। और पूत अगर सपूत है तब भी धन संचित करने की आवश्यकता नहीं, वैसे ही कमा लेगा। तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। मैं चाहता हूं कि आपका बच्चा अगर महानगर में पढ़ रहा है, कहीं पे भी पढ़ रहा है, एटलीस्ट आप 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में अकस्मात जाइए उसके रूम में। आप जाइए, आप नहीं जा सकते तो किसी और को भेजिए, देखिए वो कर क्या रहा है। और वहां जाके आप देखोगे, एक दिन उन्हें उसके पास रहोगे ना, तो वो हमेशा से इस भय में रहेगा कि घर से कोई भी आ सकता है। वो गलत करने से पहले 10 बार सोचेगा। मेरे पास बाड़मेर में जब बच्चे पढ़ने आते हैं, मैं एक बच्चे की छोटी सी स्टोरी बताता हूं आपको सर। 2 भाई बहन थे, पिताजी ट्रक चलाते हैं। तो उन्होंने बहन को भेजा जोधपुर पढ़ने के लिए और भाई को भेजा मेरे पास, कि थोड़ा बदमाश टाइप का है तो सर के पास थोड़ा डांट फिटकार के उसको ठीक कर देंगे। बच्चा क्या हुआ कि 10 एक दिन क्लासेज आया। उसके बाद में क्या होता है कि शहर आने के बाद में बच्चे की लाइफ स्टाइल बदल जाती है, उसको थोड़े पैसे एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं। अब वो एक्स्ट्रा पैसे के चक्कर में कई बार वो गलत लोगों के संगत में आ जाता है और लोग उसको बता देते हैं कि पैसा कैसे कैसे कमाया जा सकता है। कोई गेमिंग में चला जाता है, कोई ड्रग्स में चला जाता है। ऑनलाइन गेमिंग भी आजकल बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है। अब उस बच्चे के पास में 15-18 हजार रुपए थे फीस के। उसने क्या किया, उसको किसी ने कहा कि उसको इस गेम में लगा देगा तो 15 के 30 हो जाते हैं। अब उस बच्चे ने क्या किया, वो पैसे है वो गेम में डाल दिए। गेम में डालने के बाद वो पैसे तो चले गए, फिर उसको और लालच दिया कि थोड़ा और करेगा। तो ऐसे करते करते 10-15-20 हजार रुपये लोगों से उधार ले लिए। अब ऐसे करते करते वो 40-50 हजार रुपये नीचे भी आ गया और कोचिंग भी छूट गई, क्योंकि फीस के बिना तो क्लास में कौन आने दे। और उसके पिताजी कितने जागरूक, देखिए आप, ट्रक चलाने वाला व्यक्ति। तो एक दिन है वो सीधे सीधे कोचिंग आ गए, मेरे पास ही आ गए। मैंने कहा माठ साहब मारा बच्चों थां गुडिया आवे मेरी पढ़ाई में को करे ठीक वे को करे की स्थिति है, मन थोड़ो आइडियो दे दो। मैं बच्चा तो घना आवे, मन ध्यान को नहीं कयो बैच है की करे, नाम वाम बतायो तो मैं चेक करवायो टीम में, चेक करो बच्चे का। पता चलता है कि उसका तो कोई हमारे पास एडमिशन ही नहीं है। मैंने कहा ऐसा बच्चा तुम्हारे को आवे कौन, कोई इस नाम का कोई बच्चा मेरे पास नहीं है। तो उनको टेंशन होगी, उन्होंने फोन किया बच्चे को कि बेटा के थे, तो कहूँ तो कोचिंग आयो। और पिताजी मेरे पास बैठे और वो कह रहा है कि मैं कोचिंग में हूं, जबकि उसका कोचिंग में कोई एडमिशन नहीं है। और बच्चा कौन, बाड़मेर जिले के अंदर 12वीं कक्षा की जो मेरिट थी उसमें वो मेरिटोरियस स्टूडेंट, मतलब टॉप क्लास का स्टूडेंट सर, उसका अच्छी मेरिट थी उसकी। तो मैंने कहा मेरे से बात करो। मैंने बात की, मैंने कहा बेटा कौन से बैच में, तो कहा सर मैं एक बहुत बड़ी समस्या में हूं, मैं आपसे अलग से बात करना चाह रहा हूं, पापा को कैसे भी करके बाहर भेजो। उनको पता पापा कूटेंगे अभी।
मैंने उनके पिताजी को बोला, मैंने कहा आप थोड़ी देर बाहर जाओ, मैं बच्चे को बुलाता हूँ, मैंने बात करता हूँ। और पिताजी थोड़ी देर बाहर चले गए, बच्चे को बुलाया, 15-1 मिनट में बच्चा मेरे पास आया। मैंने कहा अब बता सच सच क्या मामला है। तो उसने मुझे ये सारी कहानी बताई जो मैंने अभी आपको बताई। अब क्या विचार है बता। तो सर अब मुझे इस संकट में इस बार निकाल दो, मैं जिंदगी में गलती नहीं करूंगा और मैं पढ़ाई करूंगा सर। मैं पक्की बात है, मारी बात राख ले, मारी इज्जत राख दे। अगर मारी इज्जत ही डुबाने चक्कर में आवे तो कम से कम मन पहले ही कहते मैं जुबान तो नहीं दूं, तेरे पिताजी को झूठा भरोसा तो नहीं दिलाऊं। क्योंकि इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम होता है भरोसे तोड़ना, सॉरी सबसे दर्दनाक जो कार्य होता है ये होता है भरोसा तोड़ना। अगर आपको उम्मीद ही नहीं होगी ना तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर उम्मीद है और फिर टूटती है तो फिर वो सहन नहीं हो पाता। मैंने कहा बेटा बेटा सच सच बता दे, तुम पढ़े तो मैं तेरी गवाही दूं और तेरे पिताजी को आश्वस्त करूं। तो कह सर मैं सुधर जाऊंगा, मुझे प्लीज इस बार कैसे भी करके बाहर निकाल दो। अब बच्चा खड़ा रहा, मैंने पिताजी को अंदर बुलाया, पिताजी आ गए 15-1 मिनट में घूमते, कहीं चाय वाय पी रहे थे। अब चाय तो कहाँ उगेगी जब बच्चा इस तरह से करेगा। तो मैंने उनको पूरी बात बताई, मैंने कहा इनकी गलती हो गई है इसकी। और पिताजी वहीं पे बैठे बैठे रोने लग गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए कि मैं तो ट्रक चला रहा हूँ और ये इनसे उम्मीदें लगा के बैठा हूँ और ये बच्चे ये कर रहे हैं। मैंने उस बच्चे को कहा देख तेरे कारण तेरे पिताजी रो रहे हैं, तो शर्म आनी चाहिए। मैंने कहा उस व्यक्ति का जीवन उसी दिन असफल हो जाता जब उसके माँ बाप उसके कारण रोते हैं। मैं कहा आप कुछ मत करो, अगर खेती भी कर लेते हो बढ़िया तरीके से, अगर माँ बाप आपसे खुश है ना तो उस व्यक्ति का जीवन सफल है। नौकरी लगना जरूरी नहीं है जीवन के अंदर, जीवन में एक अच्छा व्यक्ति बनना जरूरी है। नौकरी लग के भी कई बार अगर आप घर वालों को घर से बाहर निकाल देते हो तो नौकरी किस काम की। मैंने उन पिताजी को कहा, मैंने कहा, और मैंने बेटे को कहा, मैंने देख ले। उसने कहा सर मेरी गलती हो गई। मैंने कहा पेज पे लिख के आ, बाहर जा, एक पेज पे पूरी कहानी लिख और एडमिट कर कि भविष्य में कभी नहीं करूंगा। बच्चा बाहर गया, उसने पूरा 1.5 पेज लिखा, अपना दर्द पूरा। मैंने कहा जितना तू सोच रहा है ना अभी वो सारी बातें इसमें लिख, हाँ, और लिख के साइन करके मुझे दे। बच्चे ने पूरी कहानी लिखी और लिखा कि सर ये मेरी जिंदगी की लास्ट गलती है। उनके पिताजी को मैंने आश्वस्त किया, मैंने कहा आप निश्चिंत रहिए, ये बच्चा अब गलती नहीं करेगा। और अब लास्ट में फिर पिताजी ने पूछा कि अब ये पूछो उनके के गुडम उधार लिया है कि मन तो ब्याज ही भरना पड़ा है उनके बाद में। मैंने कहा भाई अब ये भी बता दे। उसने बता दिया कोई 40-50 हजार रुपए लोगों से ले रखे। वो सारी स्थितियां निपटाई करी। मैंने उन समय पिताजी की हालत देखी ना, उस समय मुझे रोना आ गया कि ये लोग तो बड़ी उम्मीदों से पैसे भेज रहे और ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। पिताजी चले गए। उसके बाद में हर सैटरडे हमारा संडे टेस्ट होता है, टेस्ट के बाद वो बच्चा मेरे पास आता करता, ठीक था। कल 17 तारीख को पेपर हो गया उसका, 17 तारीख को पेपर था L1 का। और अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो मुझे बच्चे का मैसेज आया हुआ था कि मैं और पिताजी मिले थे, मैंने वो गलती की थी, पूरा पहले याद करवाया। और अभी मेरे सर 210 के आसपास मार्क्स हैं और डेफिनेटली उसका सिलेक्शन हो गया है, मतलब रिजल्ट में हो जाएगा। तो मैं सोच रहा था कि मैं उसके पिताजी से अभी बात करूं, फिर मैंने कहा वापस जाते वक्त, गाड़ी में वापस जाते वक्त मैं कॉल करूंगा बच्चे को और कहूंगा तेरे पिताजी से बात करा। और मैं अब आपको ये बात इसलिए बता रहा था कि अगर वो पिताजी उस दिन नहीं आते वहां पे तो वो बच्चा अब तक शायद जेल की सलाखों के पीछे होता। इसलिए मैं कहता हूं कि अवसर दीजिए, धन दीजिए और साथ में ध्यान दीजिए। ध्यान देने के लिए अपने को कोई विशेष एफर्ट्स नहीं डालने हैं, बस अकस्मात कभी 10 दिन 15 दिन महीने 1.5 महीने आपका भाई जो भी बड़ा बेटा बहन जो भी वहां चले जाओ, एक बार उसको देखो वो कर क्या रहा है। अगर ध्यान नहीं दिया गया तो उस अवसर और धन दोनों का दुरुपयोग करने की संभावना आज की तारीख में बहुत अधिक है। अब बाड़मेर चले जाओ, जयपुर चले जाओ, सूरतगढ़ चले जाओ, सर मैं आंखों से देख के आया हूं, बच्चों की हालत बहुत खराब है। इतने गजब तरीके से ड्रग्स में डूबे हुए हैं, नशे की हालतें इतनी गंदी हो रखी है कि नौकरी वोकरी तो छोड़ो, वो कंप्लीटली बर्बाद हो चुका है, परिवार को भी बर्बाद करने की स्थिति में है। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसको थोड़ा सा ध्यान देना है,
मैं अभिभावकों से ये सब कहूँगा, क्योंकि किसी भी बिजनेस से, किसी भी खेती से सबसे बढ़िया जो काम है वो ये है कि बच्चों के ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए। और इस मंच के माध्यम से ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि इस क्षेत्र में भी ये समस्याएं बहुत अधिक है। तो एटलीस्ट अगर वो नौकरी नहीं भी लगता और अगर वो अच्छा व्यक्ति भी बनता है तो मुझे लगता है कि अपना जीवन जो है वो सफल है। मैं आप सभी बच्चों से बात करना चाहूँगा कि जीवन के अंदर बहुत कुछ आप हासिल कर लोगे, सब कुछ हो जाएगा। अब आप में से आगे कौन प्रोफेसर बनेगा, कौन प्रशासनिक अधिकारी बनेगा, किसके कंधे पे 3 स्टार लगेंगे, किसके कंधे पे अशोक स्तंभ लगेगा, कौन कहां जाएगा, किसी को नहीं पता है। व्यक्ति जो टारगेट लेके चलता है जरूरी नहीं वो टारगेट पूरा भी हो। लेकिन मैं एक चीज मानता हूं, 12वीं के बाद, 12वीं तक तो स्कूलिंग होती है। आप, मैं बताऊं, मोटिवेशन भाषणों का आपसे कोई संबंध नहीं है, इसलिए मैं मोटिवेशन की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं बहुत सामान्य चीज बता के बात खत्म करूंगा आगे, क्योंकि अभिभावकों से मेरी अच्छी बात हो गई है आज, क्योंकि बच्चे थे नहीं, अभिभावक ही अच्छे हैं संख्या में। बच्चे भी अच्छे हैं लेकिन 11वीं-12वीं के बच्चे क्या है कि इन बातों से ज़्यादा वास्ता रखते नहीं है। लेकिन मैं सिंपल सी बात करूंगा इन बच्चों से कि 12वीं के बाद असली कहानी शुरू होगी आपकी। अब 4 चीज़ों का ध्यान रखना। आप निश्चित तौर पे एक दिन, जिस तरह से आप में से उठ के भाई लक्ष्मण यहाँ बैठे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, छोटी उम्र में बने, मेरी बात बहुत पहले भी हुई थी एक दो बार जब प्रिपरेशन की फेज में थे। तो 4-5 चीजों का आप ध्यान रखना। आप भी इस जगह से इस मंच पे आएंगे और हमें बड़ा अच्छा लगेगा आपको सम्मानित करते हुए कि आपकी यात्रा जो है ना, ये दूरी बहुत कम दिख रही है, लेकिन वहां से यहां तक आने की जो दूरी है ये बड़ी कठिन साधना है 5-6 साल की। तो कुछ 4-5 चीजों का ध्यान रख लेना, बाकी सब चीजें अपने आप होती रहेगी। पहली बात कि कभी भी कोई गलत आदत मत विकसित करना। गलत आदत का मतलब क्या हुआ? गलत आदत का मतलब होता है विभिन्न प्रकार की नशे। अब मैं अंदर बैठा था, मेरे को कहा कि सर चाय पीजिए, मैं दूध को हाथ ही टच नहीं करता, और मैं चाय तो छोड़ो, मैं किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता। मैं बड़ा सुखी हूँ, बहुत सुखी हूँ। सुबह खाना खाया, खाना खा के सुबह कहीं पे भी जाता हूँ, खाना खा के निकलता हूँ, वापस घर जाके शाम को खाना खाता हूँ। मेरे कोई टेंशन नहीं कि मुझे चाय पीनी है या मुझे कोई और नशे, सिगरेट वगैरह फालतू, मैं किसी भी चीज़ से अंदर नहीं हूँ। मैं सभी बच्चों को कहूँगा गलत आदत मत विकसित हो देना। गलत आदतों में एक नशा आता है, एक ये ऑनलाइन गेमिंग जितनी भी है ये आपको बर्बाद कर देगी, इसमें मत पड़ना कभी। क्योंकि मैं हर बार कहता हूँ कि अगर आप पैसे कमाने हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी। शॉर्टकट का जो पैसा होता है वो कभी पैसा नहीं होता। अगर आप चाहते हो कि शॉर्टकट में मैं लगा के पैसे डबल कर दूंगा तो आप सिर्फ बर्बाद होंगे, इसके अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। दूसरी बात, अपने गुरुजन और अपने माता पिता, इनको कभी भी हर्ट मत करना, आहत मत करना। इनकी बात को स्वीकारिए आप, क्योंकि ये लोग किताबों के आधार पे नहीं बोलते हैं, ये अनुभव के आधार पे बोलते हैं, और अनुभव कभी भी गलत नहीं होता, कभी गलत नहीं होता। अब आपको लग रहा होगा कि जैसे मैं हूं, मेरे भी कई अच्छे मित्र हैं। जब भी कोई ऐसी स्थिति आती है जब मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, मेरा एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ, 2009 की बात है, गरुड़ कमांडो जैसलमेर में हुआ। मेरे एक दोस्त ने, मैंने पूछा, मैंने कहा यार, तो उसने कहा ज्वाइन नहीं करना है। मैं क्यों? हमेशा ध्यान रखना, जब अनुभवी व्यक्ति कोई सलाह दे दे तो क्यों पूछना ही नहीं चाहिए, प्रश्न खड़ा करना ही नहीं। सामने अनुभवी व्यक्ति ने कहा है तो बहुत लंबी यात्रा और अनुभव के बाद कहा है उसने, ज्वाइन नहीं करना है, बस नहीं किया। फिर उस स्वयं ने बताया कि क्यों नहीं करना है, तो पढ़ाई में ठीक है, अच्छी जगह चला जाएगा, एयरफोर्स में जाएगा, 20 साल बाहर आने नहीं देंगे तेरे को, 20 साल के अंदर तू कुछ नहीं कर पाएगा, अंदर कैलिबर है, इसलिए मैं तेरे को मना कर रहा था। इसलिए गुरुजन और माँ बाप, कोई साथी भी अच्छा हो तो
उनकी बात को स्वीकारिए आप। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। अगर आप सोचते हो कि मैं सब कुछ कर लूंगा, नहीं। विभिन्न पायदानों का साथ बहुत जरूरी होता है। किसी भी व्यक्ति, आज मैं यहां खड़ा हूं तो मेरे इस सफलता में कई लोगों का योगदान है। माता पिता का योगदान है, गुरुजनों का योगदान है, दोस्तों का योगदान है। उन सबके इन हाथों की सीढ़ियां बना के हम यहां पहुंचे हैं। और मैं पहुंचने के बाद अगर उन सीढ़ियों को इग्नोर करूंगा तो जब मैं वापस गिरूंगा ना, तो मुझे संभालने वाला कोई नहीं है फिर। इसलिए इन 3 वर्गों का हमेशा सम्मान करिए, उनकी बात को एक्सेप्ट करिए। कभी सवाल खड़ा नहीं करना। मैं आपको कह दूं कि ऐसा मत करना, तो आप मत ही करना। पूछना मत कि क्यों नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मैं अनुभव से बोल रहा हूं, ऐसा करने से कुछ न कुछ नुकसान है। मैंने ठोकर खाई है, इसलिए मैं आपको मना कर रहा हूं। तीसरी बात, आगे के 5-6 साल आपके जीवन निर्माण के साल है। आप इसको बर्बाद भी कर सकते हो, आबाद भी कर सकते हो। मैं हमेशा कहता हूं, व्यक्ति के पतन और व्यक्ति के उत्थान दोनों का जिम्मेदार आप स्वयं हैं। तो आगे के 4-5 साल आपके पास में है। किसी न किसी गुरुजन के मार्ग निर्देशन में बढ़िया पढ़ाई कीजिए और नियमित रूप से 4-5 घंटे पढ़ते रहिए। मार्ग निर्देशन जरूरी है, क्योंकि किसी का साथ होता है तो हम, क्योंकि व्यक्ति का जीवन इतना बड़ा भी नहीं होता है कि खुद गलतियां कर करके सीखे। और साथ में अगर अच्छा मार्ग निर्देशक होता है तो निश्चित तौर पे अपने को जहां गलत करोगे वहां टोक देगा कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे कर। और आप बहुत जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। और आखिरी बात, जीवन में हमेशा व्यवस्थित रहें आप। व्यवस्थित का मतलब होता है कि आपको पता होना चाहिए कि सुबह से शाम आपको क्या करना है। अगर एक विद्यार्थी का रूटीन ही फिक्स नहीं है तो बाकी सारी बातें व्यर्थ है। रूटीन ही नहीं है हमारे पास में। हमारे पास में रूटीन होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस समय आपको खेलना है, किस समय आपको होमवर्क करना है, पढ़ना है, किस समय आपको विद्यालय जाना है, किस समय आपको साथियों के साथ बैठना है। आपका रूटीन होना चाहिए। अगर किसी विद्यार्थी ने रूटीन बना लिया, देखो आर्मी में जाते हैं ना लोग, पुलिस में जाते हैं, सेना में जाते हैं, उनसे आप पूछना, उनका रूटीन होता है 3 बजे मतलब 3 बजे, फिर न 3:05 होती है न 2:55 होती है। उनका परफेक्ट रूटीन होता है। बहुत अनुशासित लाइफ होती है उनकी। तो फौजियों की जो जीवन होता है ना, आप देखना बहुत अनुशासित जीवन होता है। और अनुशासित विद्यार्थी बहुत कुछ कर सकता है। एक दिन में 24 घंटे आपके पास में भी, एक दिन में 24 घंटे मेरे पास में भी। अगर मैं व्यवस्थित हूं तो उसका बहुत अच्छे से यूज कर लूंगा। अगर मैं व्यवस्थित नहीं हूं तो वो समय पूरा मैं बर्बाद कर दूंगा। इसलिए मैं सभी विद्यार्थियों से कहूंगा कि बढ़िया रूटीन में रहें, सुबह से शाम तक सारे काम फिक्स रखें, गलत आदतों में न जाएं, अच्छी व्यक्तित्व बने, मार्ग निर्देशन में 4-5 साल बढ़िया 6 साल पढ़ाई करें और साथ में गुरुजनों का, माता पिता का हर बात को अच्छे से स्वीकार करें और जीवन में हमेशा ईमानदार बने रहें। तभी इस प्रतिभा को आगे जाके कोई मंच मिलेगा। नहीं तो हजारों प्रतिभाएं हमने बिना किसी पहचान के दफन होते हुए देखी है। हजारों प्रतिभाएं दफन हो जाती है, फिर 8वीं क्लास में टॉप आने के जो सर्टिफिकेट है कोई काम के नहीं। 12वीं क्लास में जिला स्तर पे टॉप आने के वो सर्टिफिकेट कोई काम की नहीं है। इन मंचों से सम्मानित हुए ये सर्टिफिकेट कोई काम की नहीं है। ये सर्टिफिकेट सिर्फ आपको पुश करते हैं, हर स्टेज पे थोड़ा थोड़ा पुश करते जाते हैं। तो इसलिए इन सर्टिफिकेटों को पायदान बनाते हुए आगे बढ़िए और समाज के इन प्रयासों को मूर्त रूप दीजिए। आपसे समाज और परिवार जाना जाएगा। कम से कम आपके एक्टिविटीज ऐसी होनी चाहिए कि परिवार और समाज आपका बड़े गर्व से नाम ले। क्योंकि किसी भी समाज की पहचान उसके समाज के जो नागरिक होते हैं उनसे होती है। मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करूंगा और मैं पूरे आयोजक मंडल का, स्पेशली सांवला राम जी का, आपने मुझे कॉल किए थे, मेरी बात हुई थी और उसके बाद में आपने मुझे आमंत्रित किया। मैं पूरी आयोजक टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरे लायक कभी भी कोई सेवा हो
तो निश्चित तौर पे आप मुझे याद करिएगा, जितना मेरे से संभव हो पाएगा मैं वो निश्चित तौर पे समाज के लिए हमेशा से तत्पर रहूँगा। और आप सभी बच्चे इतनी देर बैठे, क्योंकि दुनिया में सबसे मुश्किल काम सुनना होता है, आपने सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।